जी dear students, we were talking about the concept of pH last lecture में. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस. ये चैप्टर नंबर 8 आप कह सकते हैं इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम. इस चैप्टर का हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बेटा पढ़ने हैं. इसमें एक ये रिलेशन भी है, अच्छा बेटा ये कुछ रिलेशंस इम्पॉर्टेंट. इसमें ना आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. तो उसमें ये के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू. के ए क्या है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और के बी क्या है, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट है. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो के डब्ल्यू यानी वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है. और आपको पता है ये वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट या वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट के डब्ल्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है जी. सेम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी के डब्ल्यू के बराबर है. अब मतलब ये है इसका कहने का, अगर वो कहते हैं कि कोई एक सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो बताइए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी. तो भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेटा हमने इतनी लेनी है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 होना चाहिए. अब ये हाइड्रोक्सल आयन 10⁻⁵ है तो डेफिनेटली ये फिर 10⁻⁹ होगी. अब 10⁻⁹ ये और -5 ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻14 बनने जा रहा है. सेम आपको इस हवाले से भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी सोल्यूशन में के ए की वैल्यू वो आपको दे देते हैं, लेट से वो कहते हैं कि के ए वैल्यू 10⁻⁻6 है, तो बताइए के बी वैल्यू जो है ये क्या होगी. तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा इसमें कि के ए वैल्यू अगर 10⁻⁻6 है तो के बी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁸ होनी चाहिए. क्योंकि इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट है के ए का और के बी का, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 10⁻⁻14 होना चाहिए. तो इस तरह से इस रिलेशन, पहले दो रिलेशन मिलते जुलते हैं, इनको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. अगले दो रिलेशन भी मिलते जुलते हैं कि पी एच और पी ओ एच का जो सम होता है वो पी के डब्ल्यू के इक्वल है, और पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो पूरी 14 होती है. मसलन अगर वो कहते हैं कि एक सोल्यूशन है उसकी पी एच वैल्यू 6 है, तो बताइए पी ओ एच वैल्यू कितनी होगी. तो डेफिनेटली ये कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए. 6 + 8 ये 14. मतलब आपको पी एच और पी ओ एच में से कोई एक वैल्यू अगर दे दी जाए और दूसरी वैल्यू पूछ ली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, लेट से आपको कहते हैं जी एक एसिड है उसकी पी के वैल्यू 3.5 है, तो बताइए पी के बी वैल्यू कितनी होगी. अब बात यह है कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है जी, 14 है. 14 में से आप ये 3.5 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास 10.5 जो है वो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो मतलब ये इन दोनों का जो पी के ए और पी के बी, कोई एसिड जो होता है उसकी पी के वैल्यू फर्स्ट क्या 3.5 है, वो कहते हैं उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी पी के बी वैल्यू 10.5 है. तो इस तरह इन दोनों का जो सम है ये 14 होना चाहिए, यानी पी एच और पी ओ एच इन दोनों का सम 14 होना चाहिए. पी के ए और पी के बी इन दोनों का सम भी 14 होना चाहिए. तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था. अब इसमें कुछ बातें और भी हैं, वो ये हैं कि लोरी ब्रॉन्स्टेड का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेट से एसिटिक एसिड है और ये वाटर है.
इसको हम एसिड कह रहे हैं, वाटर को हम बेस कह रहे हैं। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। देखिए कि ये वाला जो हमारा एसिड है, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यानी जब भी कोई एसिड जो है वो प्रोटॉन रिमूव कर देता है, किसको दे रहा है? प्रोटॉन एक्वस मीडिया को दे रहा है। द रिजल्टिंग एनायनिक स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, यानी इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये एसीटेट आयन है। सेम वाटर जो है वो बेस है। लोरी ब्रोनस्टेड के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। वाटर यहाँ बेस का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये आपको पता है एसिटिक एसिड में ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर एक्सेप्ट कर रहा है। आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन ये इस सिचुएशन में चला जाएगा, यानी इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो देखिए जी, एक बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो द रिजल्टिंग केटाइनिक स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो है वो हाइड्रोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन आप इसको कह सकते हैं। और इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसीटेट आयन होता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कि व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये देखें प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये वाला जो है ये प्रोटॉन लूज कर रहा है। लूज के लिए माइनस का साइन है और एक्सेप्ट के लिए पॉजिटिव का साइन है। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है द रिजल्टिंग केटाइनिक स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड, और व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन द रिजल्टिंग एनायनिक स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए भी एक ये रिलेशन भी पाया जाता है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर जो होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अब ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसकी लो के वैल्यू है बिकॉज इट्स अ वीक एसिड। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो है एसीटेट आयन। जी बेटा, जो एसिड फर्स्ट के एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, हमें पता है ये वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो के वैल्यू है वो लो आती है। अब ये देखिए, अगर के वैल्यू लो होगी तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया के बी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है एसीटेट आयन, इसकी के बी वैल्यू हाई है, इट मीन्स दैट ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और बाकी वाइस वर्सा तो आप कर ही लेंगे। वाइस वर्सा से मुराद ये है कि अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी के वैल्यू अगर हाई है, के वैल्यू अगर हाई है तो फिर उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एक वीक बेस होगा और उसकी के बी वैल्यू लो होगी। एक और चीज़ जो है, फर्ज किया आपके पास एक एसिड है, ये है एसिड 1, और दूसरा एक एसिड है आपके पास एसिड 2। इन दोनों की मैं पी के वैल्यू दे देता हूँ। इसकी वैल्यू 2.5 है और इसकी 4.5। तो यहाँ से ये लग रहा है कि A1 इज स्ट्रॉन्गर देन A2। A1 जो है A2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भला क्यों? क्योंकि P के वैल्यू जिस एसिड की लो होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स, मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो एसिड A1 है दैट्स मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन A2। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स की बात कर रहे थे, तो इसमें देखा ये जाता है कि इनकी पी के वैल्यू का डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस 1 होगा तो ये 10 टाइम इनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है जी। अगर डिफरेंस 2 है तो 100 टाइम इनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है। अगर डिफरेंस 3 है तो ये 1000 टाइम।
मतलब आप ये कह सकते हैं, देखिए ना, अब इन दोनों की पी के वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है जी, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो मैं कहूँगा A1 इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन A2। ये चीज़ जो है ये आपने देखनी है कि दो एसिड्स दिए हुए हैं या दो बेस दिए हुए हैं। अगर बेस दिए हुए हैं तो उनकी Kb वैल्यू गिवन होगी, अगर एसिड है तो उनकी Pk वैल्यू गिवन होगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, अगर डिफरेंस 1 का आ रहा है तो 10 टाइम इनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क है, डिफरेंस 2 आ रहा है तो 100 टाइम, और डिफरेंस अगर 3 आ रहा है तो 1000 टाइम। अब ये 1 2 3 का क्या चक्कर है, आपको पता है जी, log 10 जो होता है वो 1 होता है, log 100 2 होता है, और log 1000 जो है वो 3 होता है। तो यही मैंने बोला कि अगर P के वैल्यूज़ का डिफरेंस 1 आ रहा है तो 10 टाइम उनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क होगा, अगर डिफरेंस 2 है तो 100 टाइम्स उनकी स्ट्रेंथ का फ़र्क होगा, अगर डिफरेंस 3 है तो उनकी स्ट्रेंथ का 1000 टाइम फ़र्क है। अगर इसी तरह 10,000 है, 10,000 में 4 ज़ीरो होते हैं, अगर डिफरेंस 4 का आ रहा होगा तो उनकी स्ट्रेंथ में 10,000 का डिफरेंस होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, ये आपको पता होनी चाहिए। लेट से आपको ये कहा जाता है एक एसिड है, तो इनकी मैं तो अब ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 जो है दैट स्ट्रॉन्गर देन A2, बट कितने टाइम जी, 10,000 टाइम। यानी A1 जो है दैट स्ट्रॉन्गर एसिड देन A2, और हाउ मेनी टाइम स्ट्रॉन्गर है जी, 10,000 टाइम स्ट्रॉन्गर। तो ये बेटा Ka और Kb की जो वैल्यूज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। इसके बाद जो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सिंपल पीएच की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। लेट से आपको ये दे दिया जाता है जी 0.001 मोलर HCl है, ये मैंने आपको कुछ एसिड्स दे दिए हैं, फौरन हम आगे ना इनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेंगे। फिर हम आगे इनकी पीएच कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप ये देखिए इस चीज़ को, क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ 10⁻³ मोलर। लेकिन ये डेसिमल पॉइंट ये 1 2 3 डिजिट इधर मूव कर रहे हैं, तो इसमें देखा ये जाता है कि एसिड्स की बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का मतलब होता है कोई एसिड कितने प्रोटॉन देता है। अब यहाँ HCl को देखेंगे, ये सिर्फ एक प्रोटॉन दे सकता है, मतलब ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ये इसकी बेसिसिटी 1 है। तो इस 1 को आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वही आएगी। सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो इसकी बेसिसिटी 2 है, मतलब ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, तो 2 × 10⁻³ ये लिखा जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फास्फोरिक एसिड जो है इसकी बेसिसिटी आपको नज़र आ रही है, इसकी 3 है, 3 प्रोटॉन दे सकता है, तो 3 × ये 10⁻, इसको चूँकि हम 10⁻³ लिख रहे हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो निकालनी, वो आ गई आपके पास। अब आपने पीएच लेना है, तो पीएच क्या होता है, इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। अब 10⁻³ है, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर माइनस में जितनी भी होगी, इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आपके पास ये +x जो है वो आंसर आता है।
यानी ये -x जो है ये +x हो जाता है। तो सेम ये 10⁻³ का जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा जी। इसके बाद आप ये देखें, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला केस है, इसमें आपने क्या करना है, 10⁻³ का नेगेटिव लॉग लेंगे वो तो 3 होगा, उसमें से आपने log 2 माइनस करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू कितनी है जी, ये 0.3 होती है, और log 3 की वैल्यू कितनी है जी, 0.4 होती है। ये कुछ वैल्यूज़ बेटा आपको आनी चाहिए। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4। तो इसमें ये है 10⁻³ का नेगेटिव लॉग जब लेंगे तो वो तो आएगा 3, उसमें से आपने log 2 माइनस करना है। log 2 कितना बन रहा है, 0.3, तो 3 में से 0.3 निकालेंगे तो ये 2.7 आंसर आएगा। सेम इधर भी आप 10⁻³ जो है इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो 3 आंसर आएगा, उसमें से log 3 यानी 0.4 माइनस करें तो ये 2.6 आंसर बनेगा। तो ये एक आपको बताया कि एक ज़बानी तरीका कि किस तरह आप pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपने जो एसिड देखना है कि एसिड की बेसिसिटी कितनी है, वो प्रोटॉन कितने दे रहा है, 1 प्रोटॉन दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो वो जितने प्रोटॉन होंगे उसको इस मोलैरिटी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 दे रहा है तो 10⁻³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। ये 2 प्रोटॉन दे रहा है, 2 को आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा। ये 3 प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए 3 को आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये है कि pH आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सेम अगर आपके पास बेस आ जाते हैं, लेट से 10⁻⁴ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 10⁻⁴ मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 10⁻³ मोलर थैलियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये मैंने कुछ बेसिस दे दिए हैं, इनमें आपने लेनी है हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन से आप POH निकालेंगे, फिर POH के बाद हम pH बताएंगे। ये मैंने यहाँ इस वक्त जो है ना आपको बेसिस दिए हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बेसिस। तो इधर आपने लेनी है हाइड्रोक्स, ये 10⁻, ये -3 है तो ये इसको आप 0.01 मोलर लिख सकते हैं, और ये ऐसे भी दिया जा सकते हैं जी आपको। ये सॉरी 4 zeros हो गई हैं, 3 zeros आएंगे। तो इसमें हाइड्रोक्सल आयन 1 है, इसमें आती है जी एसिडिटी ऑफ बेसिस। ये जो बेसिस आपको दिए हुए हैं इनकी एसिडिटी कितनी है, मतलब ये कितने हाइड्रोक्सल आयन दे सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सिर्फ 1 हाइड्रोक्सल आयन दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 दे सकता है, ये जो थैलियम हाइड्रोक्साइड है ये 3 हाइड्रोक्सल आयन दे सकता है। तो इसमें ये सिर्फ 1 है तो ये 10⁻⁴ एज इट इज़ आएगा। ये 2 दे रहा है तो 2 × 10⁻⁴, ये 3 दे रहा है तो 3 × 10⁻³ ये आ जाएगा। तो POH क्या है, इनका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आंसर 4 आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10⁻⁴ का नेगेटिव लॉग लेंगे वो तो आएगा 4, फिर आप log 2 उसमें से माइनस करेंगे, यानी 10⁻⁴ का नेगेटिव लॉग 4 बनता है, उसमें से log 2 यानी 0.3 माइनस करेंगे तो ये जनाब 3.6 आपके पास आंसर आएगा। सेम इधर आप आएँ तो ये 10⁻³ का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो 3 होगा, उसमें से आपने log 3 यानी 0.3 माइनस करना है तो ये 2.7 इसका आंसर बनता है। तो ये POH वैल्यूज़ आ गई हैं तो pH हम निकाल सकते हैं। आपको पता है pH और POH का जो सम होता है वो 14 होता है, तो 14 में से 4 माइनस करें तो ये 10 बनेगा, 14 में से ये 3.6 माइनस करें तो 10.4 बनेगा, ये माइनस करेंगे तो 11.3 बनेगा। तो ये जनाब आपके पास pH की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। तो इस तरह बेस की pH निकालना थोड़ा सा टेक्निकल इस सेंस में होता है कि बेस से आपके पास आ रही होती है हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे वो होगा POH। तो POH की जो भी वैल्यू बेटा आएगी उसको आपने क्या करना होता है, 14 में से माइनस करना होता है, तो फिर आपके पास pH की वैल्यू आ जाती है। तो एग्ज़ाम में अक्सर जो है आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की मैंने बात की,
जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। अगर आपके पास कोई वीक एसिड बेस आता है तो उसके लिए हमारे पास ना ये एक टर्म है जी, परसेंटेज आयोनाइजेशन, या आप इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये अमाउंट आयोनाइज कितनी हो रही है ये हम एज अ नंबरेटर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने उसकी कितनी ली है और मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब ये अब आपके पास फर्ज किया कोई बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी आपने इनिशियल कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं ये जी 0.1 मोलर ले रहे हैं, और इसी तरह आपके पास 0.1 मोलर फर्ज किया एसिटिक एसिड है। ये बेस भी वीक है, ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, और ये एसिड जो है एसिटिक एसिड ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। फर्ज किया ये मतलब 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ लेंगे, तो उस 0.1 में से आयोनाइज कितना हुआ वो आपने एज अ नंबरेटर लेना है। जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, उनकी आप जितनी कंसंट्रेशन लेते हैं वो सारी की सारी आयोनाइज हो जाती है, मतलब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो इस सारे फैक्टर का आंसर 1 आता है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वीक एसिड बेस होते हैं उनकी तो परसेंटेज आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 100% होती है, लेकिन जो वीक एसिड बेस होते हैं उनकी परसेंटेज आयोनाइजेशन 100% नहीं होती। उस परसेंटेज आयोनाइजेशन को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस परसेंटेज आयोनाइजेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं? उसमें पहला फैक्टर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से ये परसेंटेज आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर दूसरा फैक्टर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन बढ़ाने से भी परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, इसके लिए बाकायदा एक लॉ भी है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने ये डाइल्यूशन के बारे में लॉ पेश किया था, मतलब कि जितनी आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे किसी भी एसिड या बेस की, तो उसकी जो परसेंटेज आयोनाइजेशन होती है वो बढ़ रही होती है। तो मतलब यही है, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी परसेंटेज आयोनाइजेशन जो है वो बेटा बढ़ जाती है। मसलन आपके पास ये 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.001 मोलर एसिटिक एसिड है, तो इसकी निस्बत इसकी मोलैरिटी लो है, तो दिस वन जो है ये 0.11 मोलर एसिटिक एसिड जो है इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, तो मतलब इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये नहीं यानी मोलैरिटी आप चेंज कर दें, अब इसकी मोलैरिटी से इसकी मोलैरिटी लो है, लो मोलैरिटी का मतलब डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है 0.1 मोलर की, और 0.001 मोलर की कंसंट्रेशन लो हो गई है। कंसंट्रेशन लो होने से आयोनाइजेशन बढ़ जाती है, और इस तरह एसिटिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह नेक्स्ट जो है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट ये है, ये देखिए आपके पास लेट से ये देखिए सोडियम क्लोराइड सॉलिड है और ये इम्प्योर है। हमारा ये जो कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, फर्ज के ये प्योर नहीं है। इस सॉलिड साल्ट को मैंने एक्वस मीडिया में डाला, यानी डिजोल्व किया पानी के अंदर, तो ये आयोनाइज हो गया, सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया।
फिर मैं सोडियम क्लोराइड के इस एक्वस सोल्यूशन से जब HCl गैस पास करता हूँ, तो ये भी ज़ाहिर बात है एक्वस मीडिया में जब आएगी तो इसके भी आयंस बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयन अलग बन जाएगा और क्लोराइड आयन अलग बन जाएगा। अब यहाँ नोट कीजिए कि सोडियम क्लोराइड और HCl ये दोनों वैसे तो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन दोनों के अंदर ये क्लोराइड आयन जो है ये क्या है, कॉमन आयन है। इस कॉमन आयन का इफेक्ट ये होता है कि ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा, जब प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाना शुरू हो जाता है। तो सेम सोडियम क्लोराइड में जब आप HCl गैस पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सोडियम क्लोराइड के ये जो इक्विलिब्रियम के अंदर क्लोराइड आयन जो है वो ऐड कर दिए हैं। क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन से मिलेंगे और रिएक्शन रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। मतलब सोडियम क्लोराइड जो कि पहले पानी में हल हो चुका था और इम्प्योरिटीज़ भी पानी में हल हो चुकी थी उसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ HCl गैस जब हमने पास किया तो रिएक्शन रिवर्स आने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यानी इनसॉल्युबल होना शुरू हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो गई या उसकी आयोनाइजेशन कम होना शुरू हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ द आयोनाइजेशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज by the addition of another electrolyte from outside containing at least one of its ion common, यानी कम से कम उसका एक आयन कॉमन होना चाहिए। उसके एडिशन से इफेक्ट ये होता है कि जो हमारा पहला इलेक्ट्रोलाइट था उसकी सॉल्युबिलिटी या उसकी जो आयोनाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ तो सोल्यूशन में पहले डिजॉल्व हो चुकी हैं, तो इस सोल्यूशन को जब आप बेटा फिल्टर करते हो, फिल्टर करने से ये होता है कि इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं और वो जो प्योर सोडियम क्लोराइड है उसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो आपके पास अलग हो जाता है। तो दिस इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। इस कॉमन आयन इफेक्ट की पहली तो यही एप्लीकेशन आपके सामने है कि कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड जो उसकी प्यूरिफिकेशन हम कर लेते हैं बाय पासिंग HCl गैस। इसका एक आपके पास लैब एक्सपेरिमेंट भी इसका मौजूद है। दूसरा, इसमें अगर हम इसको साल्ट एनालिसिस के अंदर लेके आए तो ये जो बेसिक रेडिकल्स हैं इनका ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 है, इनमें हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। ग्रुप 2 के अंदर देखिए जी HCl प्लस H2S और ग्रुप 4 के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S। बात यह है कि आपको पता है कोई भी जब आप साल्ट जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, उसका केट आयन और उसका एनाइन, तो साल्ट का जो केट आयन है उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं और इन बेसिक रेडिकल के 1 से 6 तक आपको पता है ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक रिएजेंट होता है। हर ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेकंड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं सेकंड ग्रुप के लिए ये आपके पास HCl और H2S है और ये जो फोर्थ ग्रुप है उसके लिए हम ये वाला रिएजेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रुप रिएजेंट इनको आप कह सकते हैं। इन ग्रुप रिएजेंट का काम ये होता है कि ये वाला रिएजेंट जब भी आप साल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो लाजमन प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि उस ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं उस साल्ट के सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो जनाब जब हम सेकंड ग्रुप के लिए ये देखिए आप HCl को आप आयोनाइज करेंगे, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, फिर H2S है तो इसको भी आप आयोनाइज करें। अब देखिए जी आपने HCl के साथ वो पूछा जाता है कि वाई वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड H2S फॉर द डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 2। तो उसमें बात ये है कि देखिए जी H2S तो यहाँ भी यूज़ हो रहा है ग्रुप 4 में और H2S जो है ये ग्रुप 2 के लिए भी यूज़ हो रहा है। अगर हम अकेला H2S यूज़ करते तो H2S की आयोनाइजेशन से सल्फाइड आयन बनते हैं। ये सल्फाइड आयन जो है चांस होता है सल्फाइड आयन का कि वो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों के बेसिक रेडिकल से रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने ग्रुप 2 के लिए H2S के साथ जब HCl यूज़ किया तो कॉमन आयन की वजह से H2S की जो आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाती है एंड लो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इज अवेलेबल
और जब लो सल्फाइड आयन अवेलेबल होते हैं तो फिर सिर्फ बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 2 जो है दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, और ग्रुप 4 वाले जो है वो बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट्स नहीं बना पाते। तो इस तरह बात करने का मकसद ये है कि ग्रुप 2 हो या ग्रुप 4 हो, इन दोनों के जो सल्फाइड आयन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। बेटा अगर मैं अकेला H2S डालता हूँ साल्ट के सोल्यूशन में तो फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों के बेसिक रेडिकल उस सल्फाइड आयन से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं, और इस तरह हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा ये जो साल्ट है उसका बेसिक रेडिकल ग्रुप 2 का है या 4 का है, क्योंकि दोनों के बेसिक रेडिकल सल्फाइड से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। तो इसमें हल उन्होंने ये निकाला कि जो ग्रुप 2 वाले हैं उनको लो सल्फाइड आयन चाहिए और ग्रुप 4 वालों को हाई सल्फाइड आयन चाहिए। तो लो सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करने के लिए हमें H2S के साथ HCl का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ा। इसकी वजह से सल्फाइड आयन की अवेलेबिलिटी लो हो गई। जब इसकी अवेलेबिलिटी लो है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रुप 2 वाले बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट बना पाते हैं, ग्रुप 4 वाले नहीं बना पाते। तो इसी तरह बेसिक रेडिकल ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के साथ भी है। ग्रुप 3 में हम बेसिक रेडिकल ये जो ग्रुप रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, और ग्रुप 5 में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और फिर अमोनियम कार्बोनेट भी यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें जो है वो ग्रुप 5 में जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये देखिए कि अगर आप अकेला अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं अब देखिए वो कहते हैं जी दोनों यानी ग्रुप 3 हो या ग्रुप 5 हो, इन दोनों को जो है हाइड्रोक्सल आयन चाहिए होता है। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इधर भी यूज़ हो रहा है, दोनों साइडों पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अकेला अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो इसमें से ये जो हाइड्रोक्सल आयन आते हैं, हाइड्रोक्सल आयन के साथ ग्रुप 3 और ग्रुप 5 दोनों के बेसिक रेडिकल रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये है कि अमोनियम आयन इसमें कॉमन आयन है, और इस कॉमन आयन की वजह से ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब आपको सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन थोड़े मिलते हैं, एंड ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्सल आयन ओनली द बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 3 कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट, whereas the basic radical of group 5 cannot form precipitate. मीन बात ये है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 5 दोनों के बेसिक रेडिकल्स को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्सल आयन अगर मिल जाए तो वो उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। हमने अब 3 और 5 के बेसिक रेडिकल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। इस कॉम्बिनेशन ने ये फ़ायदा पहुंचाया कि इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन सप्रेस हुई, डिक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल आयन की अवेलेबिलिटी लो हो गई। तेरी बात है, जब रिएक्शन लो वापस जाना शुरू हो जाएगा तो हाइड्रोक्सल आयन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास लो हो जाएगी, एंड ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्सल आयन ओनली द बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 3 कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्योंकि ग्रुप 3 के जो बेसिक रेडिकल हैं इनको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए लो हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर होती है, और ग्रुप 5 वालों को हाइड्रोक्सल आयन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि इस कॉम्बिनेशन में तो नहीं बन सकती। इसलिए ग्रुप 5 वाले बेसिक रेडिकल जो हैं वो ये प्रेसिपिटेट्स नहीं बना सकते। तो दैट वाज के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आप साल्ट एनालिसिस, जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, तो आपका लैब वर्क का हिस्सा भी है। तो इसमें बेसिक रेडिकल यानी केटाइन्स जो होते हैं किसी भी साल्ट के, उनके 6 ग्रुप हैं, उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें ये जो है साल्ट एनालिसिस यानी कॉमन आयन इफेक्ट ने हमें सपोर्ट की। इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक आता है जी बफर्स। बफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बफर्स बेसिकली हैं क्या, दीज आर द सॉल्यूशंस दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच
change of pH when small amounts of acids and bases are added to them. जी बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज़ में आप एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच लो होना शुरू हो जाती है, और जब किसी चीज़ में हम बेस डालते हैं तो उसकी पीएच बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर किसी सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन मौजूद होंगे तो आप एसिड बेस अगर उसमें ऐड करेंगे भी सही तो उसकी पीएच में चेंज जो है वो आता तो है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी सॉल्यूशन में अगर बफर्स मौजूद हैं और आप एसिड बेस डाल रहे हैं तो वो पीएच को चेंज होने ही नहीं देते, पीएच वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू पे होल्ड रखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। बफर्स जो है वो पीएच को एक फिक्स वैल्यू पे होल्ड नहीं रख सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि एसिड बेस जब आप डालते हैं तो बफर्स जो हैं पीएच में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करते हैं एज मैक्सिमम एज दे कैन, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी हम उसे कहते हैं। तो बफर कैपेसिटी सादा ज़बान में एक ऐसी टर्म है कि हाउ मच एडेड अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी टॉलरेटेड बाय द बफर्स। बफर्स कितनी अमाउंट जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, यानी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते रहते हैं। एक ऐसी ज़ाहिरी बात है थ्रेशोल्ड वैल्यू इनके लिए एसिड और बेस की हर बफर के लिए होती है, जो ये मतलब जहाँ तक ये इफ़ेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो एसिड और बेस की थ्रेशोल्ड वैल्यू से आप ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूशन में डालते हैं एसिड बेस की, तो फिर ये बफर फेल हो जाते हैं, फिर वो पीएच को चेंज यानी रेजिस्ट करने में नाकाम रह जाते हैं, फिर मतलब बफर एक्शन समझ लें फेल हो गए। तो ये बफर कैपेसिटी जो है इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हाउ मच एडेड अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी अकोमोडेटेड, कैन बी टॉलरेटेड बाय द बफर, दैट्स बफर कैपेसिटी। इसको सादा ज़बान में लेके आए तो ये देखें नहीं, व्हाई डू वी नीड बफर्स, अक्सर ये पूछा जाता है। इसमें बेटा सादा बात ये है, देखें हम दूर नहीं जाते, अपने ब्लड से ही शुरू करते हैं। आपको पता है ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 है। इसको फिजियोलॉजिकल पीएच कहते हैं। इसके ऊपर हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन जो हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो मैक्सिमम होती है। इसको हम ऑप्टिमम पीएच या फिजियोलॉजिकल पीएच का नाम देते हैं 7.35। बेटा अगर ये पीएच 7.35 से कम होते हुए 7 पे आ जाए, ये बढ़ते हुए 8 तक चली जाए, अगर 7.35 से आपकी पीएच कम हो रही है तो इसमें जो डिजीज़ कंडीशन हमारी बॉडी में पैदा होती है उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। और अगर पीएच जो है वो 7.35 से बढ़ रही है, यानी इससे भी आगे ऊपर जा रही है और ये इसी तरह कम हो रही है, तो इसको हम अल्कलोसिस कहते हैं। दोनों सूरतों में, एसिडोसिस और अल्कलोसिस दोनों सूरतों में इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हमारे, आपको पता है ब्लड के अंदर प्रोटीन्स हैं, ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन का तो नाम आपने सुना ही होगा। इसके अलावा और भी ब्लड प्रोटीन्स हैं, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स का जो रोल होता है वो एम्फोटेरिक यानी एम्फोलाइट होता है। मतलब ये है कि इनके साथ आप एसिड इनमें डालें तो ये एज अ बेस रोल प्ले करते हैं, बेस डालेंगे तो ये एज अ एसिड रोल प्ले करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारी ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो बफर का काम करती हैं। तो अगर आप एसिड बेस डालते हैं हमारे ब्लड में आ भी जाए, मतलब आप देखें अक्सर आप तुर्श चीज़ें खाते हैं, दही बल्ले हो गए, गोलगप्पे हो गए, इस तरह की चीज़ें, लेमू है, अमली है, चाट है, इस तरह की तुर्श चीज़ें अक्सर ख़वातीन को तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये तुर्श चीज़ों में एसिड होता है जी। तो ये जब आप लेते हैं फूड में तो आपके ब्लड की पीएच 7.35 से डिक्रीज़ होती है। इसी तरह आप जब कोई कड़वी चीज़ खाएंगे, शौक से तो कोई नहीं खाता, मेडिसिन वगैरह दवाई शवाई जब आप लेते हैं तो आपकी पीएच जो है वो बढ़ती है। जब पीएच बढ़ती है तो फिर भी वही बात, ब्लड प्रोटीन्स हमारी मौजूद हैं, तो वो ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो पीएच में जो चेंज है उसको रेजिस्ट करती हैं, क्योंकि ब्लड प्रोटीन्स बफर का काम करती हैं। तो ये मेन बात है। इसके अलावा यानी हमारा जो ब्लड है बेसिकली
उसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, वो प्रोटीन्स बफर का काम करती हैं। हम जब खुराक में एसिडिक और बेसिक कंटेंट्स ले रहे होते हैं तो उसके बावजूद ये हमारे ब्लड की जो प्रोटीन है उसको प्रोटीन्स जो है उसको बफर को पीएच को तब्दील नहीं होने देती। तो इसके अलावा फूड साइंसेस में देखें, आप कोई भी फूड बनाते हैं अगर आप ओपन रख देते हैं तो हवा से क्या होता है कि ये जो सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के, कार्बन के ऑक्साइड एयर में एज अ पोल्यूटेंट मौजूद हैं, वो बेटा उसके अंदर उस खुराक के अंदर जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, कार्बन, सल्फ़र, नाइट्रोजन के, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर रखते हैं। तो यूं उस खुराक के अंदर, उस सूप के अंदर सिरप जो भी आपने बना के रखा है ओपन, या दूध पड़ा हुआ है ओपन, तो उसके अंदर क्या है, हवा से एसिडिक ऑक्साइड्स जो है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब उसके अंदर जाएंगे तो वो उसकी नेचर को एसिडिक करते हैं, पीएच लो करते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं दूध है, सालन आप बनाते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखते, आप उसको क्लोज करके नहीं रखते, तो हवा से वो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड उसके अंदर शामिल होते हैं तो वो उसकी पीएच को मतलब लो करते हैं, एसिडिक में लेके जाते हैं, इसलिए वो चीज़ें खट्टी हो जाती हैं बड़ी बड़ी। तो इस तरह आप अल्कलीज हैं या प्लास्टिक की बनी हुई जो चीज़ें हैं, गिलास की बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनमें कोई चीज़ आप बना के रखते हैं तो गिलास मैंने बोला अल्कलीज से बना होता है, तो वो अल्कलीज उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर भी पीएच बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो सराउंडिंग से उस चीज़ के अंदर जा रहे होते हैं। तो एक जो केमिस्ट होता है वो जब किसी भी फूड की प्रोसेसिंग करता है वो उसके अंदर बफर लाजमी डालता है। आप देखें डब्बे वाला दूध है, डब्बे वाला जूस है, 3-3, 4-4 साल पड़े रहते हैं, सिरप है, उनके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है भाई ये 3-4 साल जो है, ना उनका टेस्ट चेंज होता है, ना उनकी कोई उसमें कोई अनप्लेजेंट आर्डर जो है वो डेवलप होता है। वजह क्या है, उनके अंदर बफर होते हैं। अगर एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड या बेस शामिल हो भी गया तो वो बफर्स जो हैं वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देते, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी लंबे अरसे तक मेंटेन रहती है। तो ये फूड साइंसेस में बफर्स का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो किरदार जो है वो पाया जाता है। बफर्स बेटा दो किस्म के होते हैं, एक ज़ाहिर बात है जी एसिडिक बफर आ रहे हैं हमारे पास, और दूसरे हैं जी बेसिक बफर। नाम इसलिए जब दिए जाते हैं एसिडिक बफर्स, मोस्टली जो है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं इन पीएच लेस देन 7 पे, और जो बेसिक बफर्स हैं ये बेसिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं यानी पीएच ग्रेटर देन 7 उसमें ये काम करते हैं। एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें ना एक वीक एसिड चाहिए होता है, प्लस इसी वीक एसिड का साल्ट चाहिए हमें, विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड जो है वो आपके पास यहाँ फर्ज किया, आप ये देखिए एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसको जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस, इसी एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाऊंगा तो मेरे पास ये साल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट। तो ये इन दोनों का जो मिक्सचर है ये एसिटिक बफर का काम कर रहा है। इसके अलावा भी आप ये देखें ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाऊंगा तो ये सोडियम फॉर्मेट। तो ये एक मतलब एसिड एक वीक एसिड होना चाहिए, प्लस उसी वीक एसिड को जब आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा के जो साल्ट बनेगा वो साल्ट और वीक एसिड इन दोनों का मिक्सचर जो है वो एसिटिक बफर कहलाता है। अब बेसिक बफर में आप ये देखेंगे आपके पास एक वीक बेस है, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए वीक बेस चाहिए प्लस इट्स साल्ट चाहिए, वीक बेस प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस है जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस को जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट किया HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो जो साल्ट बनने जा रहा है जी वो अमोनियम क्लोराइड ये वाला साल्ट बनने जा रहा है। तो ये जनाब आपके पास एक बेसिक बफर है। बेसिक बफर बनाने के लिए आपको एक वीक बेस चाहिए और उसी वीक बेस को जब आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन करवा के जो साल्ट बनाते हैं, यानी ये बेस है प्लस साल्ट है,
इन दोनों का जो मिक्सचर है इसे हम बेसिक बफर कहते हैं। और एसिडिक बफर के लिए क्या है, एसिड और साल्ट। ठीक है, तो ये इन दोनों की जो है वो टाइप्स हो गई। बफर्स की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जी, ये वाली pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt concentration divided by acid concentration। ये है एसिडिक बफर के लिए ना। अगर आपके पास कोई बेसिक बफर है तो उसके लिए आप POH इज इक्वल टू जब आपके पास कोई बेसिक बफर होगा बेसिक बफर की पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्ज के ये दो स्टेप बेटा होते हैं। पीओएच आप निकालते हैं इस फार्मूले से, पीकेबी प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस कंसंट्रेशन। फिर यहाँ से जो पीओएच आएगी उसको आपने 14 में से माइनस करना है, फिर आपके पास जाके पीएच जो है वो कैलकुलेट होती है। तो इन इक्वेशंस को ना हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। हेंडरसन एक साइंटिस्ट थे, हेंडरसन हेजलबैक पूरा नाम था इसका, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो दैट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर, दोनों की पीएच कैलकुलेट करने का तरीका आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट जो है बेटा, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इसमें जी आप ये देखिए, फर्ज किया आपके पास ये एसिडिक बफर है, ये हमारे पास जी एसिड है, एसिटिक एसिड, ये एक बफर है। इस बफर की पी के वैल्यू 4.74 है। इसके अलावा एक और बफर भी दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड, और ये सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसकी पी के वैल्यू 3.78 है, ये बुक में गिवन है।
अब इसमें ये है कि बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ये साल्ट कंसंट्रेशन और एसिड कंसंट्रेशन जो है इनको हमने कंपेयर करना होता है। देखिए पहला केस ये है कि अगर ये दोनों बराबर हो, अब ये दोनों अगर बराबर आ गए तो आंसर क्या आएगा, वन का लॉग क्या होता है, ज़ीरो अगर पी के में आप ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल में आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही बात है कि पी एच इज इक्वल टू पी के ए कब चीज, जब आपका यानी साल्ट कंसंट्रेशन और एसिड कंसंट्रेशन दोनों बराबर। अब अगर ये साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एसिड कंसंट्रेशन कम है तो फिर पी एच की वैल्यू भी पी के वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो मतलब पी एच की वैल्यू पी के से कम है या ज़्यादा है तो वो आपने देखना है साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को। तो ये साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर पीएच जो है वो भी पी के वैल्यू से ज़्यादा होगी। अगर साल्ट कंसंट्रेशन कम है एसिड कंसंट्रेशन से तो फिर पीएच की वैल्यू भी पी के वैल्यू से कम होगी। तो ये बेटा कुछ केसेस थे। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फर्ज किया 0.1 मोलर है। सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। पी के वैल्यू 4.74 है। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पीएच। अब यहाँ आप जरा गौर से देखिए एसिड के मुकाबले में ये जो हमारा साल्ट है इसकी कंसंट्रेशन उससे कम है। और ये कितनी कम है, ये जनाब देखें आप 2 zeros का फर्क है तो इसका मतलब 100 टाइम कम है। जब साल्ट कंसंट्रेशन 100 टाइम्स कम है यानी कि देखिए 2 जीरो आती है ना, 100 में 2 जीरो होती हैं, उसमें कोई ज़ीरो नहीं थी, 2 zeros का फ़र्क है तो इसलिए इसका मतलब ये 100 टाइम कम है। अगर एक सिफर होती तो फिर हम कहते हैं 10 टाइम्स कम है, तो ये 100 टाइम कम है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने बताया था कि ये फिर पीएच जो है वो भी पी के वैल्यू से ये भी कम ही आएगी। तो 100 टाइम कम है तो ये फिर हम 2 यूनिट जो है वो लेस करेंगे तो पीएच की वैल्यू आनी चाहिए 2.74। उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखना है एसिड और बेस कंसंट्रेशन कितने टाइम कम या ज़्यादा है। 10 टाइम ज़्यादा है तो अगर तो ये 10 टाइम का फ़र्क होता जी, अगर ये साल्ट कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन से 10 टाइम कम होती, मसलन ये देखिए ये 0.1 मोलर है और ये होती 0.01 मोलर, तो हम कहते हैं अब साल्ट कंसंट्रेशन कितनी कम है जी, ये 10 टाइम कम है। तो 10 टाइम कम होने से ये जो है पीएच पी के से 1 यूनिट कम होगी, यानी 4.74 की बजाय अब क्या होगी 3.74। इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा समझ लें, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में वो आते हैं। अब ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है जो कि हमारा एक बेस है, इसकी कंसंट्रेशन 0.002 मोलर है। फिर इसका साल्ट आता है जी अमोनियम क्लोराइड, तो साल्ट कंसंट्रेशन फर्ज किया 0.2 मोलर है। अगर पी के बी वैल्यू 5.4 हो देन व्हाट इज द पीएच। अब यहाँ हम बात ये करेंगे कि साल्ट कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेस कंसंट्रेशन, और ये कितनी ज़्यादा है ये भी वही बात है 100 टाइम्स। तो यहाँ हम बात करेंगे कि POH इज ग्रेटर देन PKB। अब ये 100 टाइम्स है तो ये POH अब आपकी जो आएगी वो 2 यूनिट ज़्यादा आएगी, यानी 7.4 आंसर आना चाहिए। साल्ट कंसंट्रेशन बेस के मुकाबले में ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वही 100 टाइम ज़्यादा है। 100 टाइम ज़्यादा है, देखो ना 2 zeros का फ़र्क है बेटा। तो साल्ट कंसंट्रेशन अगर 100 टाइम ज़्यादा है तो POH भी PKB से ज़्यादा होगी।
अब वो POH कितनी ज़्यादा है जी, 2 यूनिट ज़्यादा है। ये PKB थी 5.4, तो उससे 2 यूनिट ज़्यादा है 7.4। अब POH 7.4 है तो pH कितनी होगी, 14 माइनस POH। 14 में से 7.4 निकालेंगे तो ये आपके पास 7.6, हाँ जी 6.6 आंसर है। तो pH जो है 6.6 आएगी। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बफर से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है जी आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम KSP के नाम से भी जानते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, टू द साल्ट्स that are sparingly soluble in water. sparingly soluble mean less soluble या partially soluble जो salt होते हैं पानी के अंदर, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट KSP का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें लेट से ये आपके पास ये एक साल्ट है लेड फ्लोराइड, इसको आपने एक्वस मीडिया में डाला तो ये डिसोसिएट हो रहा है। इसका जो KSP होगा वो सिर्फ इसके ये जो सॉल्युबल आयंस होते हैं, सॉल्युबल आयंस यानी इसके, यानी कोई भी जो ये लेड फ्लोराइड एक सॉलिड साल्ट है और ये लेड के जो साल्ट है वैसे हैवियर होते हैं, ये पानी में इतने इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तो ये जो है जब पानी में आप डालेंगे तो इसके ये सॉल्युबल आयंस बन जाते हैं। तो इन सॉल्युबल आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसे KSP कहते हैं। यहाँ एक टर्म और भी जहन में रख लीजिएगा, एक होती है टर्म Q, वो भी इसी तरह लिखी जाएगी। इसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो बात यह है कि आयनिक प्रोडक्ट को भी लिखने में उसी तरह लिखा जा रहा है कि उस साल्ट के जो सॉल्युबल आयंस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और जो हमारे पास KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको भी मैं उसी तरह लिख रहा हूँ। लेकिन बात यह है ये KSP एक्सप्रेशन पता है उस वक्त होता है, याद रखिएगा, जब भी किसी सॉलिड साल्ट को आप पानी में डालते हैं उसके ये जो सॉल्युबल आयंस बनते हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा KSP नहीं होता। ये हमेशा असल जो टर्म है वो Q ही है। लेकिन बात ये देखने, शुरू में आपने सॉलिड साल्ट को पानी में डाला, ये डिसॉल्व होना शुरू हो गया, इसके आयंस बनना शुरू हो गए, फिर ये आयंस आपस में मिलकर दोबारा सॉलिड साल्ट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, दोबारा सॉलिड साल्ट इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो आपस में मिलकर दोबारा सॉलिड साल्ट यानी रिवर्स जा रहे। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाएं, उस वक्त इन सॉल्युबल आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसे KSP कहते हैं। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर नहीं हुए, इन दोनों का रेट बराबर नहीं हुआ, तो अगर आप इन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे तो उसे Q कहेंगे। तो यानी Q आयनिक प्रोडक्ट और KSP, इन दोनों में पहले तो डिफरेंस क्लियर कर लें कि नहीं आपने सॉलिड साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया, उसके आयंस बनना शुरू हो जाए, आयंस थोड़ी देर में आपस में रिएक्ट करके दोबारा सॉलिड साल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन दोनों में यानी अब इसमें दो चीज़ें हैं, साल्ट जो है इसको जब आपने एक्वस मीडिया में यानी पानी में डाला तो इसके ये जो है ना इसके सॉल्युबल आयंस बनना शुरू हो गया। मतलब फर्ज के ये जो साल्ट था ये आपके पास ये वाला साल्ट था, तो इसके सॉल्युबल आयंस बन रहे हैं जी
फिर ये सॉल्युबल आयंस आपस में मिलकर दोबारा सॉलिड साल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन जो है, बैकवर्ड रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं और फॉरवर्ड को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। तो जब डिसोल्यूशन में और प्रेसिपिटेशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, उस वक्त इन सॉल्युबल आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसे हम KSP कहेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ दोनों में, फिर आप इन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट लेंगे उसको हम सिर्फ Q कहते हैं, उसको KSP नहीं कहते। पहली बात तो ये Q और KSP में आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। फिर ये है कि Q की वैल्यू KSP के बराबर हो जाए, Q की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो जाए, तो इनके क्या मतलब होते हैं। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको शो कर रहे हैं, और ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये कुछ केसेस थे। देखिए Q की वैल्यू KSP के बराबर, यानी Q को KSP उसी सूरत में कहते हैं जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होता है जिसमें डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, यानी जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाएं, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल आयन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल इनसॉल्युबल साल्ट जब दोनों बराबर हो जाएं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Q को हम KSP कह सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। पहली बात, आपको अगर कुछ साल्ट के KSP वैल्यू गिवन है और आपसे ये पूछा जाता है बताइए ये जो साल्ट्स हैं उनमें से कौन सा साल्ट जो है वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होता है, तो ज़ाहिर बात है जिसकी KSP वैल्यू हाई होगी वही साल्ट पानी में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो मतलब KSP की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोल्यूशन इन वाटर। और जिस साल्ट का KSP लो होगा वो पानी में कम, यानी लेस डिजॉल्व होगा, लेस सॉल्युबल होगा, और जिसका KSP वैल्यू हाई होगा वो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको KSP गिवन हो तो इससे आप उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो उसकी मदद से आप KSP जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा 3 इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं KSP की। पहली बात तो डिसोल्यूशन इन वाटर, ये आप बता सकते हैं। फिर अगर आपको KSP वैल्यू दे रखी है तो आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी दे रखी है तो आप KSP फाइंड। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ज़्यादातर ये हमें साल्ट दिए जाते हैं, इसमें जो पहला मेटल M है कोई मेटेलिक एटम है और X नॉन मेटेलिक है, मीन केटाइन एनाइन रेशियो यहाँ 1:1 आ रही है, यहाँ 1:2 आ रही है।
यहाँ ये जो एस आपको नजर आ रहा है ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सॉल्युबिलिटी हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। यानी जो साल्ट जो हैं जिनमें एक केटाइन एक एनाइन होता है, यानी केटाइन एनाइन की रेशियो जिनकी 1:1 होती है, तो उनका जो KSP है वो S स्क्वायर यानी सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। और जो ये वाले हैं जिनके अंदर 2 एनाइन और एक केटाइन टोटल 3 है, तो वो 4S क्यूब के बराबर होता है। और एक केटाइन 3 एनाइन टोटल 4 है, तो 27S की 4, यानी यहाँ S सॉल्युबिलिटी है पावर 4 इसलिए हो गई, 3 एनाइन और एक केटाइन टोटल 4 है। यहाँ 3 एनाइन है, 2 केटाइन है, टोटल 5 है, तो S की पावर 5 हो गई। अब ये कुछ वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, इनकी मदद से भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं। तो ये एक तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ जी। अगर आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो क्या बनेगा, ये कुछ फार्मूले हैं, इनसे आप कुछ इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये साल्ट है, ये केटाइन नाइन रेशो है, ये KSP, इनकी वजह से डेरिवेशन थोड़ा सा इतना आप इनको सिंपली याद कर लें। एक केटाइन एक एनाइन है तो ये S स्क्वायर हो गया, 2 एनाइन और एक केटाइन टोटल 3 है, S की पावर 3 हो गया। और ये केटाइन एनाइन टोटल मिलके 4 है तो S की पावर 4, 2 केटाइन 3 एनाइन टोटल 5 है तो ये S की पावर 5 हो गया। तो इससे जो है वो आपको KSP और सॉल्युबिलिटी जो है वो आप इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8 जो केमिकल इक्विलिब्रियम का आपका चैप्टर था। तो उसमें ये मेन चीज़ें थी बेटा जो आपने जहन में जो है वो रखनी है। इनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगे।